महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के पास पड़ता है कवर्धा जिला। यहाँ काफी मनोरम परिदृश्य है। आसपास जंगली और पहाड़ी इलाकों की भरमार है। इन्हीं जगहों पर एक गांव है जहां जंगल से थोड़ी करीब एक खास कुआं है। कुएं के चारों ओर बहुत सुंदर तरीके से दीवार बना दी गई। ये एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित है। कहा जाता है कि इस कुएं के अंदर पानी नहीं और कुआं कितना गहरा है इस बात का किसी को भी एहसास नहीं, क्योंकि अगर इस पर पत्थर फेंका जाए तो पत्थर के भी जमीन से जाकर टकराने की आवाज नहीं आती। बहुत सालों से ये वैसे ही आने वाले पर्यटक अक्सर यहाँ पर पत्थर फेंका करते हैं। आज तक न जाने कितने मन पत्थर यहाँ डाला जा चुका है, मगर कुआं जैसे पाताल तक गया हुआ है। इस कुएं के बनने की भी एक खास कहानी। आज से करीब 10 साल पहले गांव के सभी लोग परेशान हो गए। आसपास के गांव और इस गांव से भी छोटे छोटे बच्चे गायब हो रहे। रात में सब बच्चों को साथ लेकर सोते थे, मगर सवेरे बच्चे नदारद होते। गांव में शमशान के पास एक तांत्रिक आकर बसा था। वैसे प्रकृति का ही तांत्रिक था। गांव में एक सुहागी नाम की विधवा स्त्री रहती। उसका तांत्रिक के पास काफी आना जाना था। लोगों की नजरों में यह बात पड़ी थी, मगर उनके अपने मामले होने समझकर लोगों ने बात पर ध्यान दिया। मगर एक दिन तंग होकर लोगों ने उस तांत्रिक के झोपड़ी के आसपास तलाश की और सब आश्चर्यचकित रह गए। तांत्रिक की झोपड़ी के अंदर और झोपड़ी के बाहर बहुत सारे बच्चों की कंकाल और लाशें, दोनों साथ में मिलकर अमृत और लाभ के लिए नरबली का यह खेल खेल रहे। गांव के प्रधान श्यामाचरण ने सबके सामने कहा, तो तुम लोग इस तरह के पाप कर्म करते हुए भी नहीं डरे? मेरे गांव में तुमको रहने की किसी भी तरह से आज्ञा नहीं। उन्होंने गांव वालों को आज्ञा दी कि सुहागी का सिर मुड़ाकर उसे गांव से बाहर निकाल दिया और तांत्रिक को 100 कोड़ों की मार लगाई जाए और उसे भी आसपास के 10 गांवों तक रहने की अनुमति न हो। हालांकि वो चाहते तो उनकी हत्या कर सकते थे, मगर सुहागी एक विधवा स्त्री थी और कापालिक ब्राह्मण पुत्र, इस वजह से उन्होंने हत्या की इजाजत दी। कापालिक अब तक कुछ भी नहीं बोला, मगर जैसे ही सुहागी के सिर मुड़ाकर उसे गाली जाने लगी, वो उसे सहन नहीं कर पाई और बेतहाशा दौड़ती हुई जाकर नदी में कूद गई, जो गांव के बाहरी हिस्से। गांव वालों ने प्रयास करके सुहागी को नदी से निकालने की कोशिश अवश्य की, मगर तब तक उसका मृतदेह देह को देखकर जैसे पागल हो चीख पड़ा, दुष्टो, तुमने मेरी सारी साधना भ्रष्ट की और मेरी भैरवी को मार डाला। तुम क्या समझते हो? हाँ? मैं कोई साधारण कापालिक नहीं हूँ।
अरे ब्रह्मनाथ हूं मैं, ब्रह्मनाथ। चिक जगाकर बहुत बुरा किया है। अब इस गांव पर मौत नाचेगी, मौत का तांडव होगा इस गांव पर। मेरी सुहागी को तुम लोगों ने मार डाला ना, गांव का एक भी बच्चा नहीं बचेगा। प्रधान, याद रखना मेरी बात, याद रखना। मगर गांव वालों ने इसे कापालिक का सामान्य प्रमाद समझकर ही उसे गांव से निकालकर छोड़ दिया। गांव में आवागमन के साधन का है तो उस समय ऑटो, बस इत्यादि की उतनी सुविधा नहीं। एक दो गाड़ी वाले थे जो शहर तक आने जाने का काम करते थे। शहर के स्टेशन से किसी को गांव में लाना, गांव से में जाने के लिए इन्हीं गाड़ियों का सहारा था। ऐसे ही एक गाड़ीवान था समरू। समरू की पत्नी का देहांत हो गया था, बाल बच्चे थे नहीं, वो अकेला ही गांव में रहता था। उसके पास एक बैलगाड़ी थी, 2 तगड़े बैल और एक अच्छी सजी सजाई गाड़ी। इसी के सहारे समरू का जीवन यापन भी हो रहा था। उस दिन स्टेशन से लौटते हुए समरू को काफी देर हो गई। दिन भी खराब ही था, ज्यादा सवारी नहीं मिली थी। समरू दुखी मन से वापस गांव की तरफ लौट रहा था। नदी पार करने के समय आते ही साथ अचानक बैलों ने आगे बढ़ना रोक दिया। शाम का धुंधलका चारों ओर फैल रहा था। नदी का यह हिस्सा थोड़ा सुनसान सा था। अरे क्या हुआ? चल 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 चल। मगर काफी प्रयास के बाद भी बैल हिले तक नहीं। समरू को लगा कि प्यासे बैल पानी की खुशबू पाकर पानी पीने के लिए बेताब है। एक बार समरू ने नदी के पास पानी पिलाने ले गया था। वो तो गनीमत है कि नदी से निकले हुए मगर ने उन्हें खा नहीं लिया था। तब से समरू जरा उन्हें नदी के पास छोड़ने में डरता ही था। वो अपनी गाड़ी में एक बड़ी सी बाल्टी रखता था, उसी से पानी लाकर वो बैलों को पिलाता था। बाल्टी लेकर समरू नदी की तरफ चल पड़ा। पानी भरकर मुड़ने ही वाला था कि उसे ऐसा लगा कि नदी के उस पार एक इंसानी आकृति खड़ी, मगर अंधेरा घिराने की वजह से वो स्पष्ट नहीं देख पा रहा था। कुछ देर निहारने का प्रयास किया मगर फिर लगा नहीं, कुछ नहीं। वो वापस बैलों की तरफ पानी लेकर चल पड़ा। मगर तभी उसके कानों में पड़ी पानी पर किसी के दौड़ने की आवाज। ऐसा लगा जैसे पीछे से कोई बहुत तेजी से पानी के ऊपर से दौड़ता आ रहा है। परिस्थितियों को भांपकर समरू तुरंत ही बाल्टी, पानी वगैरह वहीं फेंककर तेज कदमों से वहां से भागने का प्रयास किया। वो तेजी से दौड़कर वहां से दूर निकल जाना चाहता था, मगर देर तक दौड़ने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो अभी तक वहीं पे। तेज दौड़ने के बाद भी उसके कदम जैसे आगे नहीं बढ़ रहे थे। समरू के पास काली सी आकृति खड़ी थी। सो जा बेटा, सो जा, तेरी अंतिम समय आ गया है। कहते हुए उसके सर पर एक हाथ लगा और इसके साथ ही कुछ मंत्र बड़बड़ाने की आवाज आई। अगले ही पल समरू का शरीर लहराकर जमीन पर गिर पड़ा। कापालिक ब्रह्मदत्त ने उस शरीर को अपने कंधे में उठा लिया और दूर किनारे पर चला गया, जहां पहले से ही उसने पूजा का आयोजन कर रखा।
समरू की लाश को जमीन पर रखकर उसके सीने पर एक इंसानी खोपड़ी रख दी। उसके मुंह में 2 इंसानी हड्डियां क्रॉस के आकार में डालकर यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर अजीबोगरीब मंत्र पढ़ने लगा। अब तक रात का अंधेरा घिराया। नदी का यह हिस्सा वैसे भी जंगल के पास होने की वजह से जंगली जानवरों की और झिंगुरों की आवाजों से गूंज रहा था। आसपास का परिदृश्य बहुत भयानक। तभी नदी के पानी में एक अजीब सी हलचल हुई। हलचल को महसूस करके ब्रह्मदत्त ने यज्ञ रोक दिया। मैं तो तुझे ही बुला रहा हूँ। देख ये शरीर तेरे लिए है। आजा आजा। मुझे तेरी धूर्तता और कुटिलता पर पूरा विश्वास है। तू ही है जो इस गांव का सर्वनाश कर सकता है। आजा आजा आजा। तभी हवा का एक तेज झोंका जैसे ब्रह्मदत्त के पास प्रकट हुआ। मेरा काम खत्म हुआ। अब तू मेरा गुलाम है। जाके उस गांव का सर्वनाश कर दे। कहकर तांत्रिक वहां से चला गया। कुछ देर बाद अचानक समरू के मृत शरीर में हलचल हुई। वो घबराकर उठ बैठा। और फिर अचानक उठकर वो धीरे धीरे बैलों की तरफ चल दिया। उसे अपने पास आता देख के बैल असामान्य रूप से घबरा गए और चीखने चिल्लाने लगे। उन्होंने बैलगाड़ी की नकेल तोड़कर भागने की कोशिश की मगर असफल रहे। तभी समरू उनके पास पहुंच गया। एक भयानक चीख के साथ उसने दोनों बैलों को वहीं मार डाला। गांव में उस समय विद्युत का आगमन नहीं हुआ था। शाम ढले लोग अपने घरों में लालटेन जलाए रखते थे। गांव की चौपाल पर 1-2 लोग बैठे हुए थे। तभी उन्हें एहसास हुआ अंधेरे में कोई तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा है। वो आकृति अंधेरे में उनके पास पहुंचकर अचानक जमीन पर गिर पड़ी। और वहां पहुंचकर समरू बेहोश हो गई। बड़ी मुश्किल से पानी इत्यादि छींटकर उसे होश में लाया गया। जागते साथ वो बोल पड़ा, मुझे बचाओ। अरे क्या बेवकूफ की तरह बातें कर रहा है। गांव के व्यक्ति ने कहा, नदी के पास मैं बैलगाड़ी लेकर आ रहा था, तब मैंने देखा पानी से एक बहुत बड़ी भयानक आकृति निकली। बड़े बड़े हाथ, भयानक चेहरा, बड़े बड़े बाल, उसकी आंखें जैसे चल रही थी। उसने मेरे जानवरों पर आक्रमण कर उन्हें मार डाला। समरू को किसी तरह लोगों ने समझा बुझाकर शांत। लोग समझ गए थे जंगल की तरफ से किसी जंगली जानवर ने उनके जानवरों पर हमला किया होगा, जिसे समरू प्रेतनी समझकर घबराकर भाग आए। उसे समझाया गया कि अपने घर जाए, दिन में जाकर उसकी बैलगाड़ी खोज लाएंगे और हो सका गांव के सहायता फंड से उसे कुछ पैसे दिलाकर नए बैल खरीद दिए जाएंगे। समरू दुखी मन से रोता रोता अपने घर की तरफ चल पड़ा।
गांव वाले भी अपने अपने घरों की ओर जा रहे थे। रास्ते में लौटता समरू दुखी मन से रोता जा रहा था। अपने घर के पास पहुंचते ही अचानक अब इस गांव में बहुत कांटा होगा। इसके बाद समरू को 2 अच्छे किस्म के बैल खरीद के दे दिए गए। गांव के जब कुछ नौजवान उसकी बैलगाड़ी खोजने गए थे तो उन्होंने देखा कि नदी के पास उसके दोनों जानवर मरे पड़े थे। किसी ने धारदार हथियार से जैसे दोनों की गर्दन चीर। उन्हें मारकर खाया नहीं गया था, बस गर्दन अलग कर दी। मगर इसके बाद समरू का स्वभाव बिल्कुल बदल गया। वो काम पर नहीं जाता था, अक्सर घर पर ही पड़ा रहता था और रातों को जंगल में जंगली जानवरों का शिकार करता हुआ फिरता था। गांव में माखन और कन्हई नाम के 2 भाई थे। दोनों हलवाई का काम करते थे। गांव में उनकी मिठाई की दुकान थी। हमेशा शुद्ध और खालिस मिठाइयां बनाने की वजह से उनका बड़ा नाम था। घर पर ही सारी मिठाइयों का निर्माण होता था। उस दिन शाम को दोनों की पत्नियां घर के पास ही बने तालाब में दिन भर के बर्तनों को धो रही थी। बड़े बड़े परात, कढ़ाई इत्यादि। काम करते करते धीरे धीरे शाम ढलने लगी थी। बड़ी बहू ने कहा, ले तो अब जल्दी हाथ चला, बहुत बातें करती है तू, देख नहीं रही है शाम ढलने आ रही है, फिर घर जाके खाना भी पकाना है, आज तू डांट खिलाएगी। कर तो रही हूं दीदी, इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयां धोनी पड़ती है, इतनी मेहनत मुझसे नहीं होता है बाबा। अरे ले अब कुछ नहीं कहूंगी तुझसे, काम कर। काम करते करते अचानक छोटी बहू बोल पड़ी, दीदी तुमने सुना कुछ? क्या? तालाब में कुछ आवाज हुई ना? तालाब में क्या कोई मछली या मगरमच्छ है जो आवाज करेगा? नहीं दीदी, मेरी माँ कहती थी तालाब में इस तरह की आवाज अच्छी नहीं होती है। अच्छा, तो क्या कोई भूत प्रेत आ गया है? चल काम कर, काम से बचने का बस तेरा ये सब नखरा है। मगर दोनों एक बात ध्यान नहीं दे पाए थे। तालाब के अंदर से एक हाथ निकल कर आ रहा था जो पूरी तरह से शैवाल से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से तालाब के अंदर वो हाथ पड़ा हुआ था। बड़े बड़े नाखून, धीरे धीरे वो हाथ पानी के किनारे आने लगा। छोटी बहू पानी के पास पानी में पांव डाले हुए ही काम कर रही। अचानक चीख पड़ी, क्या हुआ? बचाओ दीदी, मुझे कोई पानी में खींच रहा है। अरे नहीं नहीं नहीं। मगर इससे पहले कि छोटी बहू कुछ कर पाती, एक तेज झटके के साथ उसे किसी ने पानी में खींच लिया। अरे बचाओ बचाओ। परिस्थिति को देखकर बड़ी बहू ने शोर मचाना शुरू किया। आसपास के गांव वाले, घर वाले सब इकट्ठा हो गए। मगर तब तक एक अनजानी ताकत ने छोटी बहू को तालाब के अंदर खींच लिया था। गांव के कुछ साहसी युवक तालाब में कूदे भी, मगर काफी गहराई तक गोता लगाने के बाद भी ऐसा लगा जैसे पाताल छोटी बहू को लील गई। 2 दिन बाद अचानक तालाब के पानी में छोटी बहू की लाश तैरती थी। लाश की हालत देखकर गांव वाले जैसे अंदर तक कांप गए थे। लाश को कई जगहों से बुरी तरह से खा लिया गया था। वहां से
कंकाल झांक रहा था। आंखों को निकाल लिया गया था। उफ, इतना भयानक परिदृश्य देखकर अच्छे अच्छे हिम्मत वालों की हिम्मत जवाब दे सकती थी, मगर गांव वालों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पानी में ऐसा कौन सा जीव या मगरमच्छ इत्यादि आ सकता है। घर के पास बने एक तालाब में मगर या ऐसी भयानक मछली जीव इत्यादि के आने का तो कोई साधन ही नहीं है। तो फिर ये क्या था? मगर ये तो शुरुआत थी। इसके बाद तो जैसे लोगों को शाम के आसपास पानी भरी जगहों, चाहे तालाब चाहे नदी, कहीं भी जाने में डर लगने लगा था। गांव के करीब 6-7 लोग इसी तरह से मारे गए और जब उनकी लाश पानी में वापस आई तो इतनी भयानक स्थिति में थी, पूरा गांव देखकर कांप गया। गांव वाले अभी इस बात पर विचार कर रहे थे कि आखिर इस समस्या से कैसे बचे, मगर परिस्थिति और विकट हो आई। अभी तक तो शाम के आसपास ही लोग मरे थे, मगर उस दिन भरी दोपहरी में जो घटना हुई उसने सबको और डरा दिया। अभी तक लोगों को यह नहीं पता था कि मारने वाला कौन है, मगर उस दिन लोगों ने जो देखा उससे निश्चित हो गया था कि सुहागी की प्रेत आत्मा उन्हें नहीं बख्शने वाली। नदी पर अच्छे पुल का ना होना गांव की सबसे बड़ी समस्या थी। सरकार से बार बार निवेदन करने के पश्चात भी अभी तक ये काम नहीं हुआ था। वैसे भी सरकारी डिपार्टमेंट में जिस तरह का भ्रष्टाचार फैला हुआ, इस बात कोई गारंटी नहीं कि ये काम कब होगा। नदी पार करने के लिए लोगों ने एक बहुत मोटा और लंबा सा लकड़ी का फट्टा नदी के इस पार से उस पार बांध दिया था, जिसे पकड़कर वो लोग नदी के पानी को धीरे धीरे पार किया करते। गांव के कुछ लोग पास ही के गांव में एक निमंत्रण में गए हुए थे। दोपहर करीब 2 बजे सभी वापस लौट रहे। इनमें अब्दुल भी। लौटते लौटते अचानक ही अब्दुल का पैर काई पर पड़ गया और वो अनियंत्रित होकर नदी में गिरते गिरते बच गया। अपने आप को किसी तरह से संभाल कर पैरों में लगी काई धोने के लिए वो कुछ देर तक नदी में ही रुक गया। बाकी सारे लोग उससे थोड़ा आगे निकल गए थे। अब्दुल पैर धोकर आगे बढ़ने जा ही रहा था कि अचानक पानी से निकला वही हाथ और उसने अब्दुल का पैर पकड़ बचाओ मुझे। उसकी चीख सुनकर उसके सभी साथी वापस उसकी तरफ दौड़े, मगर तब तक एक झटके में ही जैसे अब्दुल को पानी के अंदर खींच लिया गया। काफी प्रयास और आसपास खोजने के बाद भी अब्दुल नहीं। हर बार ऐसा ही होता था, व्यक्ति को जैसे पाताल में ले जाया जाता था। गांव के लोग अब बहुत बुरी तरह से डर चुके थे। अब तो दिन में भी आक्रमण होने लगा। गांव के नदी और तालाबों से लोग अब डरने लगे। क्या जाने कब कहां इसकी मौत का फरमान जारी हो। मगर एक और विकट समस्या सामने खड़ी। पानी के लिए गांव वाले इन्हीं नदी तालाबों पर निर्भर थे। अगर इन जगहों पर न जाएं तो खुद को कैसे बचाएं? गांव में मात्र 2 कुएं थे। अब गांव वाले पीने और बाकी कामों के पानी के लिए उन्हीं कुओं पर निर्भर थे। गांव की जनसंख्या के हिसाब से ये कुएं जल की आपूर्ति करने में असमर्थ थे, मगर कम पानी उपयोग करने के बाद भी प्राण बचाना ज्यादा जरूरी था। परिस्थिति को देखते हुए गांव के सरपंच और बड़े बूढ़ों ने तय किया कि भले ही विज्ञान के युग में यह असामान्य लगे, मगर गांव पर सुहागी के प्रेत का साया
उन्हें इससे अगर बचना है तो तंत्र मंत्र का सहारा लेना ही होगा। अंत में पास ही के गांव से एक ओझा को बुलाया गया। ओझा कालीराम अपने काम में सर्वगुण संपन्न था। उसका बेहद नाम था। लोग ये जानते थे कि प्रेत साए कालीराम के नाम से डरते। गांव पहुंचकर कालीराम ने पहले पूरे गांव का परिक्रमण किया। बोल पड़ा, इस गांव पर प्रेत का साया है और उसे पकड़ने का एक ही तरीका है, नींबू और मिर्ची की माला फैला दो। जैसे ही वो इसके अंदर पैर देगी, कैद होकर रह जाएगी। गांव की कई जगह पर जमीन खोदकर नींबू मिर्ची की माला गाड़ दी गई, मगर समरू मन ही मन खुश हो रहा था। नींबू मिर्ची की माला से पकड़ोगे मुझे? पकड़ा पकड़ा। समरू के अंदर बैठी हुई प्रेत आत्मा समझ चुकी कि ओझा की औकात नहीं है कि वो उसे पहचान सके। लोगों के बीच रहकर वो सब कुछ देख रहा था और गांव में विचरण कर रहा था। अब समरू रूपी वो प्रेत आत्मा और खूंखार और विध्वंसक हो चुकी थी। गांव में लोगों की मौत का सिलसिला जैसे रुकना ही नहीं चाहता था। फिर गांव के सरपंच के घर में एक और मुसीबत आ गई। सरपंच ने अपने बेटे का विवाह दिया था, मगर पिछले 1 साल से बहू अपने मायके नहीं जा सकी थी, न ही मायके वाले यहां आ सके। गांव की परिस्थिति को देखते हुए उनसे दूरी बनाए रखने में ही सरपंच ने अच्छा ही समझा। मगर अचानक ही बहू के मामा, जो न तो शादी के समय थे और काफी समय से घर से बाहर थे, वो आ गए थे। उन्होंने बड़े आग्रह के साथ बहू से मिलने की इच्छा जताई और एक दिन बाद ही वो गांव में आने वाले। घर पर पहुंचते देर हो गई थी, इस वजह से उनको रोक पाना बड़ा मुश्किल था। मगर सरपंच इस पशुपेश में थे कि गांव की जो हालत है, ऐसे में उनका गांव में आना और अगर उन पर कोई आपदा आ जाए तो फिर तो उनकी बड़ी बदनामी होगी। प्रयास करके भी अब उनका आना वो रोक नहीं सकते थे। नदी पार कराकर उन लोगों को गांव में लाना एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। मगर गांव के लोग सरपंच से बहुत प्यार करते थे, इसलिए गांव के कुछ हिम्मतवर लोग इस मुसीबत को अपने सर पर लेकर निपटाने के लिए तैयार हो गए थे और इसी दल में समरू भी शामिल था। मनी मन हंसते हुए सरपंच से बोला, मालिक डरे मत, मैं अपनी गाड़ी लेकर जाऊंगा और मेहमानों को नदी पार कराकर यहाँ ले आऊंगा, कोई डर नहीं है। मगर उस दिन भी एक बड़ी मुसीबत ने सबको परेशान कर दिया। जाते हुए रास्ते में अचानक बैलगाड़ी का चक्का कीचड़ में धंस गया। समरू गाड़ी में बैठा रहा और बाकी 5 लोग गाड़ी के चक्का निकालने का प्रयास करने लगे। मगर अथक प्रयास के बाद भी गाड़ी का चक्का कीचड़ से निकलने को नहीं हो रहा था, बल्कि उन लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी बहुत भारी हो गई है, गाड़ी के ऊपर जैसे पहाड़ रख दिया गया है। इस चक्कर में काफी देर हो गई और करीब करीब शाम ढलने को आई, तब गाड़ी का चक्का बाहर निकला। नदी के पास पहुंचकर अचानक समरू बोल पड़ा, मालिक, मैं गाड़ी लेकर इसी पार रहता हूँ, कहीं नदी में फिर चक्का फंस गया तो फिर तो मुसीबत हो जाएगी। आप लोग उस पार जाकर स्टेशन को आई। मगर
नदी के पास पहुंचकर एक और समस्या थी। एक दो दिन से बारिश होने की वजह से नदी का पानी बढ़ गया था और घुटने के पार से जा रहा था। शाम का समय और नदी में पानी की अधिकता, ये सबसे खतरनाक बात। दूसरी तरफ बहू के घर से आए लोग ट्रेन से उतर चुके थे। आसपास किसी को लेने आया न देखकर बिना मतलब इंतजार करने और बात बढ़ाने से कोई फायदा न देखकर वो लोग गांव की तरफ चल पड़े। रास्ते में किसी से सरपंच का घर पूछ लेंगे और वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, मैं जाता हूं। किसी को भी हिम्मत न करता देखकर गांव का एक हिम्मती युवक बलराम धीरे धीरे नदी में उतरने लगा। अब तक हल्का हल्का धुंधलका छा गया था। दूर लोमड़ियों के रोने की आवाज आने लगी। बलराम धीरे धीरे नदी के मध्य तक पहुंच गया था। तभी पानी में कोई काली सी चीज छलांग लगाई और इसके साथ पानी में बहुत भयानक सा भंवर उठाते हुए प्रकट हुआ वही शैवाल से भरा हुआ हाथ। बलराम उसे देखकर वहां से भाग सकता कि उससे पहले ही उन नुकीले हाथ के नाखूनों ने उसके पैरों में कड़ गए और इसके साथ ही एक तेज खिंचाव महसूस हुआ। बचाओ बचाओ! बलराम ने किसी तरह उस लकड़ी के लट्ठे को पकड़ लिया। किनारे खड़े सभी लोग अरे बचाओ, क्या हो गया, चीख पड़े।